स्टार्ट विद द फाइनेंशियल बिल्स। कल हमने फाइनेंशियल बिल्स तक कंप्लीट कर लिया था एंड अभी जो है वो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जस्ट अ मिनट। सो लेट्स सी नाउ स्टार्ट्स विद जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। इससे पहले अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट जो है वो उसके अंदर आधे से ज़्यादा समझा दिया है और आज की वीडियो के अंदर पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक था। तो देखिए, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस का क्या मतलब है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हुई है कि अगर मान लीजिए कोई लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई बिल को लेके डेडलॉक हो जाता है या कोई बिल पास करने में कोई प्रॉब्लम आती है एंड अब उस डेडलॉक को सॉल्व करना है तो जॉइंट सिटिंग बैठाई जा सकती है। इसको कौन समन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। चाहे कोई भी बिल हो ये उसके अंदर बुलाई जा सकती है, लेकिन दो बिल के अंदर ये अलाउड नहीं होती। मनी बिल, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा का इतना से नहीं है, वो सिर्फ 14 डेज डिले कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की मर्जी से ही मनी बिल आता है तो उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के अंदर भी जॉइंट सिटिंग नहीं बैठाई जाती। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो फिर क्या? तो अगर जो बिल ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं, मीन्स खत्म हो चुके हैं डिसोल्यूशन की वजह से, फिर तो जॉइंट सिटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर जॉइंट सिटिंग मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई लेकिन प्रेसिडेंट जो है बस उसकी हामी बाकी थी, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि ऐसे बिल्स लैप्स नहीं होते जब प्रेसिडेंट का इंटेंशन बाकी हो, तो जॉइंट सिटिंग तब की जा सकती है। कोरम कितना होगा? अगेन दोनों हाउसेस का मिलाकर 1/10। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है। लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो फॉलो होंगे, राज्यसभा के नहीं फॉलो होंगे। मेजॉरिटी कितनी चाहिए? जितने लोग प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं उनका मेजॉरिटी चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजॉरिटी चाहिए। क्या कोई न्यू अमेंडमेंट? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि जब जॉइंट सिटिंग हो रही है तो नया अमेंडमेंट आप नहीं दे सकते हो, मीन्स नया कोई पॉइंट नहीं रख सकते हो, लेकिन दो केसेस में रख सकते हो। अगर उन अमेंडमेंट्स की वजह से फाइनल डिसएग्रीमेंट होता है हाउसेस के बीच में, या वो अमेंडमेंट्स करनी ज़रूरी हैं क्योंकि बिल जो है वो लेट हो गया है। जैसे कि 3 बार ऐसा हुआ भी है डोरी प्रोहिबिशन बिल में, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल के अंदर एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 के अंदर। तो डिले की वजह से एक तो अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, दूसरा अगर वो अमेंडमेंट्स फाइनल डिसएग्रीमेंट कॉज कर रही हैं तो उन अमेंडमेंट्स पर भी डिस्कशन की जा सकती हैं। 2 में अलाउड है, बाकी किसी भी केस में अलाउड नहीं है। चलिए अब देखिए डेडलॉक कब कब होता है, किन किन सिचुएशंस में डेडलॉक होता है। या तो कोई बिल कोई हाउस मना कर दे पास करने के लिए, या हाउसेस जो हैं वो फाइनली डिसएग्रीड हो गए कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं हम उसको भी नहीं मानते, या मान लीजिए 6 महीने हो गए बिल को आए हुए दूसरे हाउस से एंड कुछ भी नहीं किया गया। मतलब एक हाउस से दूसरे हाउस में बिल चला गया, 6 महीने हो गए एंड मीन्स उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई, तो इन 3 केसेस में डेडलॉक हो जाते हैं। सो मोर देन 6 months हैव elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस में डेडलॉक है। एक तो 6 महीने तक कुछ नहीं किया, दोनों हाउसेस फाइनली डिसएग्री हो गए हैं या बिल रिजेक्ट कर दिया है। कौन प्रिसाइड करेगा? देखिए, सम्मन जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट बोलेंगे कि जॉइंट सिटिंग होगी, लेकिन वहाँ पे जो गद्दी पे बैठा होगा, मीन्स जो उनको मॉनिटर जो होगा वो स्पीकर ही होगा। और अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो कोई और मेंबर जिसको मेंबर्स डिसाइड करें। तो ये ध्यान रखना है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं प्रिसाइड करेगा बिकॉज ही बिलोंग्स टू राज्यसभा एंड डेडलॉक हुआ है तो इनको अलाउड नहीं करना, बस बात खत्म। अब आ जाइए बजट इन पार्लियामेंट। आप सबने देखा होगा कि फैब के मंथ के अंदर जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो एक लाल कलर का बैग लेकर आती हैं, सूटकेस लेके आती हैं बेसिकली। सो दैट इज़ बजट इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 112 बजट, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, जिसमें ये लिखा रहता है कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कहाँ से होंगी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ पर होंगे। 1 अप्रैल से शुरू होते हैं ये और 31 मार्च तक ख़त्म होते हैं, मतलब 1 साल का सेशन होता है। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। 2017 में पहले रेलवे बजट और जनरल बजट अलग हो गया था, लेकिन 2017 में वापस से रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ कर दिया गया।
1924 में अलग किया गया था। एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे रेलवे बजट को अलग कर दिया था, जनरल को अलग कर दिया था, लेकिन 2017 में दोबारा से मर्ज कर दिया गया। बजट में क्या क्या लिखा होता है? बजट में एक तो ये लिखा होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पर पैसा जाएगा, कहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स आएंगी और कहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा, क्या रीजंस होंगे, तो ये सब उसके अंदर लिखा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल जो प्रेसिडेंट होंगे वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट जो है वो लेड करेंगे कि भाई ये रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है, बेसिकली बजट के बारे में। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के अलावा कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट अप्लाइड नहीं होगी। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं होगा जब तक लॉ में ही अप्रोप्रिएशन ना किया जाए। कोई भी मनी बिल जिसके अंदर टैक्स लगा हुआ है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा बिना प्रेसिडेंट के रजामंदी के, और राज्यसभा में तो हो ही नहीं सकता इंट्रोड्यूस, बिकॉज इट इज़ लाइक अ मनी बिल। कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा जब तक लॉ के पास अथॉरिटी ना हो। पार्लियामेंट टैक्स को कम एंड ख़त्म नहीं कर सकती, कम और ख़त्म कर सकती है लेकिन इंक्रीज़ नहीं कर सकती पार्लियामेंट टैक्स को। मनी बिल या फाइनेंस बिल जो टैक्सेशन से रिलेटेड है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। राज्यसभा के पास कोई पावर ऑफ वोट नहीं है कि वो डिमांड फॉर ग्रांट्स करें। राज्यसभा मनी बिल को रिटर्न कर सकती है लेकिन सिर्फ 14 डेज के अंदर अंदर रिटर्न करना होगा। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे बजट के अंदर वो अलग से शो किए जाएंगे कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितने पैसे निकाले जा रहे हैं, सेपरेटली शो होंगे। बजट के अंदर एक्सपेंडिचर अलग लिखा होगा, रेवेन्यू अलग लिखा होगा। जो भी एक्सपेंडिचर होगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो उसके लिए पार्लियामेंट वोट नहीं करेगी एंड डिस्कशन हो सकती है बट वोट नहीं हो सकती। व्हाट इज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर? बजट के अंदर दो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड। एक्सपेंडिचर चार्ज का मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलेंगे लेकिन पार्लियामेंट वोट नहीं करेगी, डिस्कस कर सकती है। और एक्सपेंडिचर मेड, इसका मतलब पार्लियामेंट यहाँ पर वोट भी कर सकती है कि एक्सपेंडिचर करें भी या फिर नहीं। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से एक्सपेंडिचर हैं जिनके ऊपर वोटिंग अलाउड नहीं है? ठीक है, डिस्कस किए जा सकते हैं, देखो वापस देख लेते हैं, डिस्कस किए जा सकते हैं बट वोट नहीं हो सकते एक्सपेंडिचर चार्ज्ड। तो कौन कौन से हैं? प्रेसिडेंट को कितने इमोल्यूमेंट्स, कितने अलाउंसेस मिलेंगी, राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन की क्या सैलरी होगी, सुप्रीम कोर्ट की क्या सैलरी होगी, जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की क्या पेंशन होगी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की क्या सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन होगी, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन्स क्या होंगी, सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस, कैग ऑफिस, यूपीएससी, इन सब के अंदर जो पर्सन है वो सर्व जो कर रहे हैं उनकी पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेप्ट चार्जेस, इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस, रिडेम्पशन चार्जेस, सबको मिलाकर कोई सम ऐसा जो कि कोर्ट ने अवॉर्ड किया है या आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल ने अवॉर्ड किया है या कोई एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया है, ये सब एक्सपेंडिचर चार्ज है। मतलब वोट नहीं होगी, आप डिस्कस कर सकते हो, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा, सिर्फ डिस्कशन होगा, वोट नहीं होगी। देन कम्स स्टेजेस इन इनैक्टमेंट, किस तरीके से बजट को इनैक्ट किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, देखिए बजट जो है वो पेश किया जाता है 1 फरवरी को, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है वो उसको बनाती है एंड 2 पार्ट या 2 से ज़्यादा पार्ट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब रिप्रेजेंट किया जाता है उस टाइम पे कोई डिस्कशन नहीं होता, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट स्पीच देते हैं, स्पीच के बाद जो बजट है वो राज्यसभा को दे दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होगा, कोई वोट नहीं होगी क्योंकि राज्यसभा के पास कोई पावर ऑफ वोट नहीं है फॉर द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। एक बात नोट करने वाली, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से कुछ दिन पहले ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर इंडिया जो नेशनल इकोनॉमी है उसका स्टेटस दिखाया जाता है कि हमने बेसिकली पिछले साल क्या किया, तो वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। बजट के अंदर बजट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पहले तो बजट की स्पीच, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, फिर ये फाइनेंशियल रेगुलेशन बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी मैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट्स बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल,
वो मेमोरेंडम जिसके अंदर प्रोविजंस हैं, बजट एट अ ग्लांस, आउटकम बजट, ये आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं कि बजट के अंदर क्या क्या होता है साथ में फाइल में। अब बजट जो है वो पेश कर दिया, अब होगी जनरल डिस्कशन। नाउ जब बजट जो है वो पेश कर दिया गया है एंड बजट स्पीच दे दी गई है, राज्यसभा में भी दे दिया गया है, जो सिर्फ डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ ग्रांट नहीं होगा, उसके बाद आएगा जनरल डिस्कशन। यानी कि अब जो है वो डिस्कशन होगा और दोनों जगह होगा, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में होगा 3 to 4 days। कोई कट मोशन मूव नहीं किया जा सकता, ना ही बजट अभी वोट के लिए सबमिट किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर के पास राइट होगी कि वो रिप्लाई करें एट द एंड ऑफ डिस्कशन। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी और उनकी काफ़ी लोगों की बहस होती रहती है। फिर नेक्स्ट डिस्कशन हो गया, तो फिर अब डिपार्टमेंटल कमिटीज़ करेंगी स्क्रूटिनी, यानी कि हाउसेस को अब एडजर्न कर दिया जाएगा। एडजर्न क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। साइन डाई क्या होता है, जब टाइम नहीं बताया जाता कि कितने देर के लिए मीन्स हाउस बंद किया जा रहा है, यहाँ पे 3 to 4 weeks के लिए हाउस एडजर्न कर देंगे स्पीकर। और इतने गैप पीरियड में जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो हर एक डिटेल को बारीकी से डिस्कस करेंगी कि क्या इतने पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाएंगी। फिर रिपोर्ट्स दोनों हाउसेस के अंदर सबमिट की जाएगी। जो कमेटी है वो पूरा कंट्रोल रखेगी कि सब कुछ अच्छे से हो। स्क्रूटिनी हो गई, फिर उसके बाद होगी वोटिंग। लोकसभा के अंदर वोटिंग होगी, डिमांड्स जो हैं वो मिनिस्ट्री वाइज रखी जाएंगी कि भाई इस मिनिस्टर्स को इतने पैसे चाहिए, उसको इतने चाहिए। लोकसभा के अंदर हर डिमांड जो होगी वो सेपरेटली वोट की जाएगी। डिमांड ग्रांट तभी बन सकती है अगर उसके ऊपर वोटिंग आएगी, एंड ये हक सिर्फ लोकसभा के अंदर है। वोटिंग इज कन्फाइंड टू वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, यानी कि वो पार्ट जो कि चार्ज्ड में है ना, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड के अंदर है, सिर्फ वो वाला वोटिंग होगा और दूसरे वाला वोटिंग नहीं होगा। एमपीज जो हैं वो मोशन मूव कर सकते हैं कि अगर उनको कोई डिमांड कट करनी है तो उसको कहते हैं कट मोशन। ये स्पेशल पावर होती है कि लोकसभा मेंबर्स डिमांड फॉर ग्रांट को अपोज करना चाहते हैं तो वो कट मोशन मूव कर सकते हैं। दो एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताए थे, एक बताया था एक्सपेंडिचर चार्ज्ड और एक बताया था एक्सपेंडिचर मेड। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड के ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी और एक्सपेंडिचर मेड के ऊपर वोटिंग होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा बजट। अब देखिए, एक तो कट मोशन कि भाई डिमांड फॉर ग्रांट को कम करना है, इसके अलावा भी और भी हैं कुछ। एक है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन रिड्यूस टू ₹1 कि इसको ₹1 तक ले आओ। मेंबर्स एक ऑल्टरनेट पॉलिसी बताते हैं कि इस पॉलिसी में इतना पैसा लग रहा है, इसकी जगह ये पॉलिसी ले आओ, सो दैट इज़ पॉलिसी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन क्या होता है, यहाँ पे जो डिमांड होती है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम की जाती है कि इसके अंदर आप इतने पैसे मत खर्च करो, इससे कम पैसे खर्च करो, दैट इज़ इकोनॉमी कट मोशन। टोकन कट मोशन क्या होती है, यहाँ पे डिमांड को रिड्यूस किया जाता है 100 तक, 100 से मीन्स बाय 100, 200 नहीं, बाय 100। यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक ग्रीवेंस होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई इसके लिए भी आप जो है ventilates a specific grievance that is within the sphere of the responsibility of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये भी आपको कुछ सोचना चाहिए। कट मोशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, देखिए कट मोशन जो है, अगर लोग बाकी मिनिस्टर्स को लगता है कि भाई ये जो डिस्कशन है, एक तो डिस्कशन स्टार्ट करने का तरीका है, दूसरा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहे, अननेसेसरी पैसे ना खर्च करे, पार्लियामेंट्री जो अगर पास हो जाता है जो मोशंस हैं, इट मीन्स कि हाँ कॉन्फिडेंस है, और अगर नहीं पास होता तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और जब लास्ट डे होता है, डिस्कशन हो जाती है, वोटिंग हो जाती है, तो स्पीकर सभी जो डिमांड्स टू वोट्स हैं वो सब एक साथ रख दिए जाते हैं। एंड कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको डिस्कस नहीं किया जाता, वो भी साथ में रख दिए जाते हैं, उसको कहते हैं गुलियोटिन। कट मोशन की कंडीशंस क्या क्या हैं, 1 डिमांड पे ही आप कर सकते हो। क्लियरली आपको बताना होगा क्या बात है, एक ही मैटर से रिलेटेड आपको बताना होगा क्या क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है, आप उसको बोलें इसको चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट के कंसर्न में नहीं है तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर चार्ज में भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट से ऑब्जेक्टेड है तो भी नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज है, ट्रिवियल मैटर है, या पहले ही सेम सेशन में डिस्कशन हो चुका है, या कुछ इस तरीके से है जो चैलेंज किया जा सकता है सब्सटेंटिव मोशन के अंदर। सब्सटेंटिव मोशन क्या था, जो इंडिपेंडेंट लिया जाए, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या पहले से ही कुछ मीन्स हो चुका है, मीन्स कोई भी ऐसा मैटर जो पहले ट्रिब्यूनल के पास ऑलरेडी पेंडिंग है, तो वो सब पे कट मोशन मत लेकर आइए।
चलिए देन देखिए पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कोई भी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि लॉ में अप्रोप्रिएट ना किया जाए। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल है कि अप्रोप्रिएशन दीजिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे दीजिए ताकि लोकसभा के ग्रांट्स जो वोट किए गए हैं उनको पूरा किया जा सके, एंड जो एक्सपेंडिचर चार्ज है मीन्स जो लोगों को सैलरी देनी है इतने बड़े बड़े लोगों को, वो मीट की जा सके। अप्रोप्रिएशन बिल है, एक्ट कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, एंड ये मोस्टली अप्रैल तक काम हो जाता है। वोट ऑन अकाउंट, स्पेशल प्रोविजन बाय विच गवर्नमेंट obtains parliament's notes for funds sufficient to incur expenditure for a part of year। जैसे मान लीजिए जब तक बजट पास होता है तब तक भी तो कुछ खर्चे होंगे ना, वो खर्चे पूरे करने के लिए जो है दैट इज़ वोट ऑन अकाउंट। क्योंकि बिल तो तब पास होगा जब जनरल डिस्कशन हो जाएगी, एंड हो सकता है पैसे मिलने में 2 महीने भी लग जाए, तो 1/6 की उम्मीद लगाई जाती है कि भाई 1/6 ऑफ जो है वो मंथ्स कुछ पैसे दे दिए जाएँ बीच में ही। फाइनेंस बिल कैसे पास होगा? तो फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंशियल प्रपोजल्स के लिए होता है, एंड सब कंडीशंस इसके अंदर भी अप्लाई होती हैं। अमेंडमेंट्स जो हैं, जैसे कि मान लीजिए टैक्स को कम करना है, वो लेकर आ सकते हो। जो प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है 1931 का, तो फाइनेंस बिल जो है वो एक्ट होता है विद इन 75 डेज अकॉर्डिंग टू। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए फाइनेंशियल बिल जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स जो बोले हैं वो पूरे किया जा सके, एंड इट इज़ सब्जेक्टेड। सो शायद मैंने अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो बता दिया था। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद हम थे फाइनेंस बिल पर। तो देखिए फाइनेंस बिल जो है दैट इज़ बेसिकली वो किस लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए, एंड इसके अंदर भी वही कंडीशंस होती हैं जो कि मनी बिल के लिए हैं, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल की तरह ना होके इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931 में ये कहा गया है कि फाइनेंस बिल को विद इन 75 डेज अप्लाई करना होता है, एंड फाइनेंस एक्ट ये लीगलाइज करता है क्योंकि ये बजट की एक तरीके से इनकम साइड है, एंड इसी से ही जो बजट होगा वो एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं अदर ग्रांट्स। तो सबसे पहले है सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो सप्लीमेंट्री क्या है? दीज आर द ग्रांट्स हाँ जी देखिए, दीज आर द ग्रांट्स व्हेन द amount authorized by parliament through the appropriation act for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for that year। मान लीजिए कोई योजना थी, उसके लिए कुछ पैसे दिए गए और वो पैसे कम पड़ गए, इनसफिशिएंट रह गए, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट की भाई और पैसे देने पड़ेंगे। एडिशनल ग्रांट क्या है कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही और एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया कुछ अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट। मतलब बजट के अंदर नहीं बोला था कि हम नई सर्विस देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ देनी पड़ी और जिसकी वजह से एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया, तो एडिशनल ग्रांट। यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने पैसे दिए थे लेकिन कम पड़ गए, और इसके अंदर कुछ एक नई सर्विस ऐड करनी पड़ गई तो उसकी वजह से एडिशनल पैसे देने हैं। इसके अंदर पैसे कम पड़ गए, इसमें आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। एक्सेस ग्रांट क्या है? एक्सेस ग्रांट ये है जितने पैसे दिए गए उससे ज़्यादा खर्च हो गए तो अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर के बाद ही वोट होगा, लेकिन इसको अप्रूव करवाना पड़ता है किससे? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। वोट ऑफ क्रेडिट एकदम से अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई, ठीक है, और मतलब इनडेफिनाइट करेक्टर की है। जैसे एकदम मान लो कोविड आ जाए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाना, जैसे वॉर हो गई थी, तो इस तरीके से। एक्सेप्शनल ग्रांट स्पेशल पर्पस के लिए। टोकन ग्रांट मींस ये जब प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय री अप्रोप्रिएशन, यानी कि जब जो फंड्स हैं जिस एक्सपेंडिचर के लिए बोले गए उसको थोड़ा सा री अप्रोप्रिएट किया जाए कि थोड़ा सा दोबारा से देख कर दे दो पैसे। सो दैट इज टोकन ग्रांट। अब बात करते हैं फंड्स की। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के अंदर क्या लिखा है? वो सभी फंड्स, अब जैसे गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे भी जाएंगे भी, तो गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं? लोन लिया है क्या गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल से या किसी और तरीके से? क्या जो मनी रिसीव किया है, ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया। किसी ने गवर्नमेंट को लोन वापस किया हो, एक तो गवर्नमेंट ने लोन लिया हो, एक किसी ने उनसे जो लोन लिया था वो वापस दिया हो, तो पैसे आए हैं। जो कुछ भी होगा लीगलाइज्ड होगा, लीगल एथोराइज्ड पेमेंट्स होंगी गवर्नमेंट के बिहाफ पर। कोई भी मनी इससे बाहर नहीं जा सकता पार्लियामेंट्री लॉ के बिना।
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है? यहाँ पे जितना भी पब्लिक का पैसा है जो गवर्नमेंट रिसीव करती है वो आता है, जैसे कि प्रोविडेंट पीएफ के पैसे हो गए, जुडिशियल डिपॉजिट्स हो गए, हम सेविंग बैंक डिपॉजिट्स बनाते हैं, डिमांड डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स होते हैं, रेमिटेंसेज होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू होते हैं एंड ये भी बिना पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन के पास नहीं हो सकते। जो पेमेंट्स है मोस्टली बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के थ्रू होती है, मीन्स जैसे हम लोग हैं बैंक में जाके अपने पैसे वगैरह जमा करते हैं। देन कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसके अंदर तो प्रेसिडेंट के बेसिस पे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो गया तो प्रेसिडेंट ने कहा कि पैसे दे दो तो फिर देने पड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू होंगे। तब जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है वो और करेंगे हम इसके अंदर, और फिर आपका पार्लियामेंट कंप्लीट। रोल ऑफ राज्यसभा, देखिए राज्यसभा क्या है? राज्यसभा को एक मीन्स रिवाइजिंग चैम्बर बोल सकते हैं, फेडरल चैम्बर बोल सकते हैं, चैम्बर ऑफ कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, स्मॉलर चैम्बर बोल सकते हैं, या वो चैम्बर जो कि गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से नहीं बना, या चैम्बर जो कि स्क्रूटनी सिक्योर करता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी या वेंटिलेट करता है पब्लिक ग्रीवेंसेस को। तो क्या है रोल, क्या है राज्यसभा का? जब हम उसको लोकसभा से कंपेयर करते हैं तो देखिए ऑब्वियसली लोकसभा के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा कहाँ कहाँ बराबर हैं? एक तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में, कॉन्टेम्प्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी के जुरिस्डिक्शन में, इमरजेंसी अप्रूव करनी है, वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो राज्यसभा ही अकेले मीन्स जो प्रपोजल है वो इनिशिएट कर सकता है। ऑर्डिनेंसेस पास करने हैं तो दोनों बराबर हैं, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में बराबर हैं, कैग की रिपोर्ट में, यूपीएससी की रिपोर्ट में, एससी एसटी की रिपोर्ट में, बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट्स में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की रिपोर्ट में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स इंट्रोड्यूस करने या पास करने, इन सब में बराबर है। तो किस में बराबर नहीं है? एक तो मनी बिल में बराबर नहीं है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर मनी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके अंदर राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 डेज के अंदर वापस करना पड़ता है। यानी कि मनी बिल जो है वो मनी बिल बन जाता है एंड फाइनल से जो होता है वो किसका होता है? स्पीकर का होता है ना। इफ़ फाइनल से ऑफ बिल इज़ मनी बिल और नो, वो लोकसभा के स्पीकर के पास है, चेयरमैन के पास कोई ये डिसाइड करने का हक नहीं है। जो फाइनेंशियल बिल है जो आर्टिकल 110 के अंदर मतलब नॉट कंटेनिंग सोलली द मैटर्स ऑफ 110, वो भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कल मैंने पढ़ाया था आपको फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड सेकंड। जॉइंट सिटिंग के अंदर स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर बैठते हैं, चेयरमैन नहीं बैठते। नेशनल इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यू करना है, मान लो कंट्री में इमरजेंसी लग गई है ना, उसको बंद करना है, तो ये हक सिर्फ लोकसभा के पास है। बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकती है राज्यसभा, लेकिन वोट नहीं कर सकती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाके, तो यहाँ पे राज्यसभा की पावर्स थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कुछ पावर्स ऐसी भी हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास हैं, लोकसभा के पास नहीं है। जैसे कि कोई स्टेट लेजिस्लेटिव फील्ड बनानी है तो उसके ऊपर राज्यसभा स्टार्ट कर सकती है। कोई रिजोल्यूशन पास करना है, राज्यसभा में पास रिजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट मैटर है उसके ऊपर लेजिस्लेशन करना है तो ये स्टार्ट कर सकते हैं। 2/3 मेंबर से वोटिंग कराएंगे एंड ये 1 साल तक, कम से कम मैक्सिमम 1 साल तक ही रहती भी है। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है एंड ये ज़रूरी है रिजोल्यूशन में ये लिखा हो कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जाए, और पार्लियामेंट को फिर ये सर्विसेज क्रिएट भी करनी पड़ती हैं। कोई भी प्रोक्लेमेशन जब इशू किया जाए, अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व है या लोकसभा का रिजोल्यूशन हो रहा है, तो रिजोल्यूशन अगर राज्यसभा में पास हो जाता है, इफ़ द रिजोल्यूशन अप्रूविंग इट इज़ पास्ड बाय राज्यसभा, तो आर्टिकल 352, 356, 360, तो अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन भी लेना पड़ता है, किससे? राज्यसभा से। एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ। इफ़ अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड एट अ टाइम, कोई प्रोक्लेमेशन तब आया जब लोकसभा डिसॉल्व थी या लोकसभा का डिसॉल्व होने वाला था, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो इफेक्टिव रहता है अगर रिजोल्यूशन ऑलरेडी राज्यसभा पास कर चुकी है तो। आर्टिकल 352, 356, 360 किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी से रिलेटेड है ना। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब जो एमपीज होते हैं उनके पास कुछ हक हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं, उनका इंडिपेंडेंट है वो लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी हैं और प्रेसिडेंट को नहीं है। कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या है?
कलेक्टिव प्रिविलेजेस का मतलब उनको पूरा हक है कि वो अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करें, डिबेट करें, प्रोसीडिंग्स करें और दूसरों को पब्लिश करने से मना भी कर सकते हैं। स्ट्रेंजर्स पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठ सकते। वो लोग खुद अपने रूल्स बना सकते हैं कि कैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, कंडक्ट करना है। बिजनेस मीन्स पार्लियामेंट से रिलेटेड। वो दूसरों को पनिश भी कर सकते हैं कि भाई आपने हमारी अवमानना की है या आपने प्रिविलेजेस को हमारा ब्रीच किया है। एंड अगर उनको अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, कन्विक्ट किया जा रहा है, इम्प्रीजन किया जा रहा है, तो उनको इन्फॉर्मेशन लेने का हक होता है। कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लीगल प्रोसेस स्टार्ट नहीं की जा सकती बिना ऑफिसर परमिशन के। इंक्वायरीज वो बैठवा सकते हैं, विटनेसेस का अटेंडेंस वो मांग सकते हैं, रेलिवेंट पेपर्स मांग सकते हैं, रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं। किसकी बात हो रही है? एमपीज की बात हो रही है। कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स में प्रोहिबिटेड है इंक्वायर करने में। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी हैं, हर मिनिस्टर को अपने अपने अलग अलग भी प्रिविलेजेस हैं। जैसे कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या तो 40 दिन पहले करो या 40 दिन बाद में करो। सिविल केसेस में कर सकते हो, क्रिमिनल केसेस में नहीं कर सकते। ये सिर्फ सिविल केसेस में अलाउड है, क्रिमिनल केसेस में नहीं है। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स कि हमें लग रहा है कि मिनिस्टर कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो अब फिर 40 दिन का थोड़ी वेट करेंगे उसको पकड़ने के लिए, है ना। तो इसमें नहीं होगा। क्रिमिनल कोई क्राइम करके आया तो फिर थोड़ी वेट करेंगे। तो सिविल केसेस में अप्लीकेबल है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में नहीं। फ्रीडम है, कोई भी मेंबर ये लायबल नहीं है कोर्ट के अंदर जाके बताने के लिए कि भाई मैंने पार्लियामेंट में ये बात क्यों कही। मान लो मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोले, हक है उनका बोलने का। ये फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी हुई है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस मीन्स अगर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है और उनको कोई एविडेंस देना है या विटनेस की तरह अपीयर करना है, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि नहीं अभी तो पार्लियामेंट चल रहे हैं, वी आर मीन्स इन सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, मना कर सकते हैं। इनको ये प्रिविलेजेस कहाँ से मिले? तो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 105 जो कि कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में और आप अपने प्रोसीडिंग्स को पब्लिक भी कर सकते हो। पार्लियामेंट ने अभी तक कुछ स्पेशल लॉ नहीं बनाया है प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने के लिए, लेकिन कुछ 5 सोर्सेज के बेसिस पे इनको प्रिविलेजेस हैं। जैसे कि कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, कुछ कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी अलग अलग केसेस में आती हैं। अगर मान लीजिए इनके प्रिविलेजेस को हम ब्रीच कर दें तो उसको कहेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्शन है जो कि एनी एक्शन कास्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑन एमपीज या पार्लियामेंट है, तो उसको भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोला जाता है। कुछ ऐसी न्यूज़ दिखाना, एडिटोरियल दिखाना, स्टेटमेंट्स देना जो कि उनके खिलाफ हो, वो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कहलाता है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस क्या है? कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा ओमिशन, कुछ भी ऐसा करना जिससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के फंक्शंस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस है कि भाई आप लोकसभा की अवहेलना कर रहे हैं। जितने भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हैं उसके अंदर कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस आएंगे ही। बट अगर कोई पर्सन कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस को है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने प्रिविलेज को भी ब्रीच किया हो। सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज हाइयर कॉन्सेप्ट, बिगर कॉन्सेप्ट। अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाता है, मान लीजिए किसी मिनिस्टर की मतलब बेइज्जती कर दी या हाउस की बात नहीं मानी, तो हाउस जो है वो उस पर्सन को इंश्योर कर सकती है कि ये पर्सन आए, और पनिशमेंट इन अलग अलग केसेस के अंदर हो सकती है। पार्लियामेंट सॉवरन है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट नॉट सॉवरन, लीगल रेस्ट्रिक्शंस अराइज होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, पार्लियामेंट ही सर्वोपरि नहीं है। हमारा फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी टिल्ट, जुडिशियल रिव्यू है, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लोगों के पास भी फंडामेंटल राइट्स है। सो वी कैन से दैट इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरन बिकॉज ऑफ ऑल दिस। पार्लियामेंट के अलग अलग रोल हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल हैं, कानून बने जाते हैं, फाइनेंस को कंट्रोल किया जाता है, डिस्कशंस होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, सो फाइनली योर पार्लियामेंट इज़ कंप्लीट, जो कि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा। मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, इसलिए थोड़े से स्पीडली वीडियोज़ बना रहे हैं। होपफुली आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।